नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है फिफ्थ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वो सभी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एनजीटी से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। A. NGT Act 2010 draws inspiration from India's constitutional provision of Article 21, protection of life and personal liberty, which assures citizens of India the right to a healthy environment. तो ये बात सही है। जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तब तक नहीं होगा जब तक आपका हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो उसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन्वायरमेंटल लॉज को देखता है। ठीक है। बी, अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये बात भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो एनजीटी के चेयरपर्सन हो सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। NGT Act 2017 is based on India's constitutional provision of Article 361, protection of biodiversity and environmental protection, which bestows the citizens of India with a duty to protect all abiotic and biotic components of the environment. तो एनजीटी एक्ट 2017 जो है वो कोई ड्यूटीज से इंस्पायर्ड नहीं है, तो ये सी सही नहीं होगा। ठीक है। डी, द एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक एन endeavor for disposal of applications or appeals finally within 45 days of filing the same। मतलब कह रहा है कि एनजीटी का काम है कि 45 दिन के अंदर वो केस को निपटा दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। एनजीटी को 45 दिन की समय सीमा का पालन करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए ए और बी सही है पर सी और डी सही नहीं है। तो आंसर होगा ए एंड बी, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। अगला सवाल, for testing alkalinity of a water sample, first phenolphthalein indicator is added. The water remains colorless. However, when a few drops of methyl orange is added to the same, the sample turns yellow. As per these observations, the correct choice is A, absence of carbonate and or bicarbonate, but the presence of hydroxide ions in the sample. B, presence of carbonate and or bicarbonate, but the absence of hydroxide ions in the sample. Then absence of carbonate and bicarbonate and hydroxide ions in the sample. मतलब तीनों में से कुछ भी नहीं है। और D, presence of carbonate, bicarbonate and hydroxide ions in the sample, मतलब तीनों ही प्रेजेंट है। तो ना C सही है ना D सही है। सही ये है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों प्रेजेंट होता है पर हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसलिए फिनोल्फथलीन इंडिकेटर से फर्क नहीं पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज डालना होता है। ठीक है, बी सही है। ठीक है। Question number 3. Read the following statements. In environmental laws, the polluter pays principle is enacted to make the polluter responsible for paying for the damage done to the natural environment. सही है। Polluter pays principle मतलब जिसने pollute किया वही पैसे भरेगा। सिंपल। उसने डैमेज किया एनवायरमेंट को वो पैसे भरेगा। दूसरा है the precautionary principle emphasizes caution, pausing and review before going for an innovation that may prove disastrous. तो ये भी सही है। Precautionary principle मतलब कि अगर आपको डाउट है कि ऐसा करने से एनवायरमेंट को कोई डैमेज होगा तो आप पहले ही प्रिकॉशन ले लें, उस चीज को ना करें या प्रिकॉशनरी मेजर लें, ऐसे होगा। जबकि आपके पास कोई प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कितना डैमेज होगा तब भी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो ये भी सही है। 3. The precautionary principle is often used by policymakers in situations where there is the possibility of harm from making a certain decision and conclusive evidence is not yet available. तो ये भी सही है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि इसको करने से नुकसान होगा, कुछ फैसलों से नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि कितना और क्या नुकसान होगा। तो ये सभी सही है। ठीक है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वजह से हम रुक के रिव्यू करते हैं इनोवेशन को, हम प्रिकॉशन लेते हैं, और एनवायरमेंटल में लॉज में पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल होता है कि जिसने पोल्यूशन किया वही पैसे भरेगा। तो ये तीनों सही है। बी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है। Question 4. Which of the following is true according to the Central Pollution Control Board CPCB, Government of India's notification issued in the year 2009? तो सन 2009 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन जारी किया। उसके अंतर्गत क्या सही है? ए 24 hour average standard for PM 2.5 मतलब particulate matter 2.5 माइक्रोन से छोटा या 2.5 माइक्रोन जितना।
इन एम्बिएंट एयर इज 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सही है। 24 आवर एवरेज स्टैंडर्ड फॉर PM10 मतलब 10 माइक्रोमीटर से छोटा या उतना बड़ा। इन एम्बिएंट एयर इज 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सही है क्योंकि 2009 में एम्बिएंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से PM 2.5 की जो सीमा थी 24 आवर एवरेज वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब निर्धारित की गई और PM10 की 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब निर्धारित की गई। PM 2.5 ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो लंग्स के अंदर बैठ जाता है और लंग्स में जमा होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस है। इसलिए उसकी जो सीमा है वो 60 ही रखी गई, जबकि PM10 उससे बड़ा होता है और वो कम डेंजरस है, इसलिए उसकी सीमा 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रखी गई 24 आवर्स की एम्बिएंट एयर में, मतलब आसपास के हवा में। ठीक, तो ये सही है। बी क्या कह रहा है, 24 आवर एवरेज स्टैंडर्ड फॉर PM 2.5 इन इंडोर एयर is 60 microgram per meter cube and 24 hour average standard for PM10 in ambient air is 100 microgram per meter cube। तो इंडोर एयर की कोई बात नहीं की गई थी, तो ये बी गलत है। सिमिलरली सी कह रहा है 24 hour average standard for PM 2.5 in ambient air is 60 microgram per meter cube but 24 hour average standard for PM10 in indoor air is 100 microgram per meter cube। तो इंडोर एयर की बात ही नहीं थी, तो इंडोर एयर नहीं होगा। डी 24 hour average standard for PM 2.5 in indoor air is 60 microgram per meter cube, 24 hour average standard for PM10 in indoor air is 100 microgram per meter cube। तो स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ना कि इंडोर एयर। तो सिर्फ ए सही है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, a student wants to decide electron acceptor for aerobic, facultative and anaerobic bacteria। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में थ्राइव करता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में जीवित रहता है और एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जीवित रह सकता है। ठीक है, समझ गए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अब इस परिप्रेक्ष्य में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप स्टेटमेंट्स पढ़िए। 1, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। सही है, क्योंकि डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होगा एरोबिक बैक्टीरिया को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो डीओ होगा। नाइट्राइट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एरोबिक बैक्टीरिया, नो, कि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ही चाहिए एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन ही चाहिए उसके सेलुलर रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए सेल्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट, नाइट्राइट वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। 3, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, ये भी सही नहीं, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए वरना वो मर जाएगा। 4, नाइट्राइट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ये सही है, क्योंकि अगर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो नाइट्राइट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना के और फिर उसमें भी जीवित रह सकता है। सही उत्तर है ए, 1 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब होता है सिंपली कि ऑक्सीजन है अगर, तो मतलब उसको ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसका सेलुलर फंक्शन काम होगा। और अगर कोई और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेटेड वेस्ट कैटेगरी अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। येलो, ग्रीन, रेड या ब्लू। येलो, रेड और ब्लू ये तीनों ही बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज हैं। ग्रीन नहीं है, क्योंकि ग्रीन वो वेस्ट होता है जिसको हम कंपोस्ट करते हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट हैजरस वेस्ट है, उसको कभी भी कंपोस्ट नहीं किया जाता है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और इंसिनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन नहीं होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question 7, consider the following waste categories: domestic hazardous waste, nuclear waste, sludge from wet scrubbers। sludge from wet scrubbers मतलब थर्मल पावर प्लांट में अगर आपने कोई वेट स्क्रबर लगाया है और उससे स्लज निकल रहा है, of hazardous waste treatment processes, या chromium bearing residue and sludge from leather tanneries, या क्रोमियम वाला स्लज या लेदर वाला स्लज, कुछ भी, और स्लज फ्रॉम वेट स्क्रबर्स ऑफ हैजरस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, कोई हैजरस वेस्ट का ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है उसका स्लज, सॉरी थर्मल पावर प्लांट का नहीं, हैजरस वेस्ट का। ठीक है, ये सारे अलग अलग वेस्ट कैटेगरीज हैं। अब बताइए which one of the options correctly represents waste categories not covered under the hazardous and other waste management and transboundary movement rules of 2016 of government of India। तो इनमें से जो ऊपर 4 वेस्ट, इनमें से कौन सा है जो हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है? और उसका सही उत्तर है ए, 1 and 2 ओनली, डोमेस्टिक हैजरस वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट। ये हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैजरस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत नहीं कवर किया गया है। ठीक है, ये उसके लिए अलग से रूल बना है। क्वेश्चन 8, मैच द फॉलोइंग।
अब ये अलग अलग तरह का प्लास्टिक है और आपको बताना है कि कौन सा प्लास्टिक का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन मतलब मोटी पॉलिथीन, इसका इस्तेमाल कब होता है? सिंपली जियो मेम्ब्रेन फॉर लाइनर, लैंडफिल लाइनर। कि लैंडफिल जब बनाया जाता है तो लैंडफिल की साइड में सबसे पहले जमीन के ऊपर वो मोटी पॉलिथीन की परत बिछाई जाती है और फिर लैंडफिलिंग शुरू होती है। और बार बार हर एक दिन का लैंडफिल होने के बाद उसके ऊपर डर्ट भरा जाता है, फिर अगले दिन का लैंडफिल, और सबसे ऊपर जब लैंडफिल भर जाएगा 20 25 30 साल में, सबसे ऊपर भी वो पॉलिथीन की लेयर डाली जाती है ताकि जो वाटर है वो उस लैंडफिल से नीचे ग्राउंड वाटर को सीप ना करे। तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो है वो जियो मेम्ब्रेन फॉर लैंडफिल लाइनर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो पी को मिलाएंगे हम 4 से। लो डेंसिटी पॉलिथीन, इसका इस्तेमाल सिंपली गार्बेज बॉक्स, जो कूड़ा फेंकने के लिए जो गार्बेज बैग होता है वो लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है, एंड बबल पैकेजिंग। और पॉलिथीन टेरेफ्थैलेट, पेट पेट बॉटल्स, हम जानते हैं कि वाटर बॉटल्स होती हैं, तो ठीक है, तो PQR सही है। तो और एस सिंपली जो बच जाएगा, एस फार्मास्यूटिकल बॉटल्स के लिए होगा, तो सही उत्तर इसका होगा ए। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके ठीक से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस with respect to their global warming potential relative to carbon dioxide in the time horizon of 100 years is। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होता है, ठीक है। तो बाकी जितनी गैसेस हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है वो होता है मेथेन, उसके बाद होता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जैसे जैसे फ्लोरीन के एटम्स बढ़ेंगे उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, पहले मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFCl3 और फिर CF2Cl2। सही, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल, प्लेस द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटोकॉल्स डिक्लेरेशन इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द हैपनिंग, कब कब हुआ था समय के हिसाब से, छोटे से बड़ा। तो जो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जो, उसके बाद जो, उसके बाद, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से जाइए। तो देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम व्हिच रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये कब हुआ था? 1988 में। वियना कन्वेंशन जो है वो ऑस्ट्रिया, जो है ऑस्ट्रिया देश है, उसका उसकी राजधानी है वियना, वहां पे कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो, कॉमनली रेफर टू एज COP26। तो COP26 कब हुआ था? 2021 में, सबसे लेट यही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन फेजिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्रेशन, तो ODP सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इफेक्ट में आया? इट केम इनटू इफेक्ट 1989। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा गया, पर इफेक्ट में वो 1989 में आया। तो फिर हम उसको बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे? सबसे पहले 1972, फिर 1988, फिर 1989 और फिर 2021। तो 1, 2, 4 एंड 3, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गए 10 सवाल। आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस टेस्ट चेकआउट करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सी किताबें लेनी है और एग्जाम की डेट कब कब है, तो उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें इस एग्जाम से जुड़ी हर बात हर अलग अलग वीडियो में दी गई है। और अगला प्रैक्टिस टेस्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।